हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट चैनल है। केमिस्ट्री की सीरीज आज की डेट से हमने स्टार्ट कर दी है और पहला चैप्टर सॉलिड केमिस्ट्री हमारा आज का है। चैप्टर नंबर 1 हम एक एक चैप्टर डिस्कस करेंगे और उसके सब चैप्टर्स भी डिस्कस करेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप एमएनएस नर्सिंग, एम्स बीएससी नर्सिंग, एबीवीएमयू, केजीएमयू, एसजीपीजीआई, सीपीपी नेट या उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो केमिस्ट्री उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसके साथ साथ हम बायोलॉजी और फिजिक्स के भी पोर्शन कवर करेंगे। लेकिन आज से हमारी केमिस्ट्री की सीरीज शुरू हो गई है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होता है, इसलिए हमारे वीडियोस को डेली देखिए। डेली हमारी केमिस्ट्री की सीरीज आएगी। इसके हम टेस्ट भी कंडक्ट कराएंगे, तो जो बच्चे वीडियो देखे होंगे वही टेस्ट भी अच्छे से दे पाएंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव है आपका कॉन्सेप्ट वाइज पूरा एप्लीकेशन बेस्ड प्रिपरेशन हो। तो आइए चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं आज से हम अपनी तैयारी। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले हम जरूर कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियोस के साथ बने रहिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आपको लगातार देने वाले हैं। तो क्वेश्चन है, सॉलिड स्टेट इज डेंसर देन लिक्विड एंड गैसियस स्टेट ऑफ द सेम सब्सटेंस। मतलब ये कह रहे हैं कि सॉलिड स्टेट ज्यादा डेंस होता है लिक्विड से और लिक्विड होता है ज्यादा डेंस किससे? गैस से। लेकिन एक एक्सेप्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल। इस रूल का एक एक्सेप्शन है, वो क्या है? क्या वो मरकरी है, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस है कि NaCl है? ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो डेंसिटी होती है मटेरियल की, डेंसिटी, ठीक है, ये कह रहा है कि सॉलिड की सबसे ज्यादा होती है, बात सही है। उसके बाद होती है लिक्विड की डेंसिटी, ठीक है, क्योंकि ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं सॉलिड, फिर लिक्विड होते हैं, और उसके बाद गैस होती है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, जहां यह पाया जा रहा है कि सॉलिड की डेंसिटी जो है वो कम है लिक्विड के मुकाबले। तो वो कौन सा है? ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है मरकरी, कार्बन डाइऑक्साइड, आइस और NaCl, इसका सही आंसर है आइस। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, देखिए, आइस है और वाटर दो चीजें होती हैं, ठीक है, दोनों ही पानी है, ठीक है। अब डेंसिटी, क्योंकि आइस क्या है? सॉलिड है, और वाटर क्या है? लिक्विड है। तो इसके हिसाब से आइस की डेंसिटी जो है सॉलिड स्टेट के होने की वजह से ज्यादा होनी चाहिए वाटर से, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, जो आइस होती है और वाटर होती है, तो डेंसिटी की अगर बात करें तो वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है आइस के मुकाबले, ठीक है। तो वाटर ज्यादा डेंस होता है आइस के मुकाबले। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि वाटर में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं दूसरे हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल जो है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से। तो उसमें क्या होता है कि इसकी वजह से डिसऑर्गेनाइज रहता है स्ट्रक्चर। क्या रहता है? डिसऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। कई क्वेश्चंस बन रहे हैं कि इसलिए मैं पूरा समझा रहा हूं। क्या होता है? डिसऑर्गेनाइज होता है। इसकी वजह से क्या होता है? ये स्क्वीज हो जाता है स्ट्रक्चर। स्क्वीज होने की वजह से क्या होता है? इसकी जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा हो जाती है। जबकि आइस में क्या होता है? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से इसका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड और रेगुलर रहता है। क्या रहता है? ऑर्गेनाइज रहता है और रेगुलर, ठीक है। तो रेगुलर होने की वजह से इसकी कम हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ही बनता है कि आइस ज्यादा डेंसर है कि वाटर? तो आइस को ज्यादा होना चाहिए, वाटर कम होना चाहिए। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, आइस की डेंसिटी जो है कम होती है और वाटर डेंसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि वाटर का स्ट्रक्चर ज्यादा स्क्वीज रहता है और आइस का स्ट्रक्चर जो है ज्यादा फैला हुआ होता है। तो वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा? वॉल्यूम आइस का ज्यादा होगा और वाटर का कम होगा। जिसका क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि नॉर्मल कंडीशन में सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है, फिर लिक्विड की है, फिर गैस की है। तो इसी हिसाब से आइस में भी आइस की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए लिक्विड के मुकाबले। लेकिन लिक्विड मतलब वाटर की डेंसिटी इसलिए ज्यादा होती है आइस से, क्योंकि वाटर में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं और उससे एक डिसऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बनता है, स्क्वीज स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। और आइस में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, रेगुलर स्ट्रक्चर बनता है, तो उसकी डेंसिटी कम होती है। नंबर 2 समझिए क्या है। व्हेन अ सिंगल सब्सटेंस कैन क्रिस्टलाइज इनटू 2 और मोर फॉर्म्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस। तो कह रहा है कोई एक सब्सटेंस है, कोई भी चीज है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल मैं बता रहा हूं, एक कैल्साइट है, ठीक है। तो कैल्साइट एक मिनरल है, ठीक। तो ये क्या होता है? ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 2 तरीके से एग्जिस्ट करता है, डिफरेंट कंडीशन चेंज कर दिया है तो कैल्साइट का स्ट्रक्चर दूसरा होगा, इधर स्ट्रक्चर दूसरा होगा। तो एक ही सब्सटेंस जब 2 तरीके से क्रिस्टलाइज करता है कंडीशन चेंज करने पे, तो उसको क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फस कहते हैं, आइसोमॉर्फस कहते हैं, सेमीमॉर्फस कहते हैं कि मल्टीमॉर्फस कहते हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर है पॉलीमॉर्फस। पॉली मतलब कई होता है,
ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। अच्छा, ये आइसोमॉर्फस क्या होते हैं? आइसोमॉर्फस में क्या होता है कि जैसे जैसे इसका एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट। आइसोमॉर्फस क्या होते हैं कि उनका सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, दो मोर सब्सटेंसेस के सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम नाइट्रेट का एक ही जैसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, तो ये दोनों ही अलग अलग है लेकिन क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है, तो ये दो कंपाउंड्स कहलाएंगे आपके आइसोमॉर्फस। लेकिन एक ही कंपाउंड जैसे कैल्साइट है, कंडीशन डिफरेंट हो जाए और अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाए तो कहेंगे पॉलीमॉर्फस। क्लियर? तो क्वेश्चन यहां पूछा था, जब एक ही सब्सटेंस दो अलग अलग क्रिस्टल्स बनाए डिफरेंट कंडीशन से क्या कहेंगे, तो पॉलीमॉर्फस होगा। और अगर दो सब्सटेंसेस एक ही जैसा स्ट्रक्चर बनाए तो उसे आइसोमॉर्फस कहते हैं। तो पॉलीमॉर्फस एग्जांपल कैल्साइट, आइसोमॉर्फस एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम नाइट्रेट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं सारे क्वेश्चन आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं, जैसे इसमें कई क्वेश्चन बने तो आप वो भी सॉल्व कर ले जाए। देखिए, विच टाइप ऑफ सॉलिड स्ट्रक्चर मेल्ट्स एट डेफिनेट एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ सॉलिड की कैटेगरी दी हुई है और पूछा है इसमें कौन सा सॉलिड स्ट्रक्चर है जिसका एक जो मेल्टिंग होती है बिल्कुल डेफिनेट और शार्प होती है, बिल्कुल एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में जाके मेल्ट कर जाता है। तो ऑप्शन दिए हैं इसमें, ऑल टाइप्स ऑफ सॉलिड्स की, नो टाइप ऑफ सॉलिड्स, और अमॉर्फस सॉलिड की क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आपको पता है सॉलिड दो तरीके की क्लासिफिकेशन होती है, अमॉर्फस होती है और क्रिस्टलाइन होती है। ठीक है, अब इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड इसका सही आंसर, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्यों है ये मैं बताने जा रहा हूं। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है, और ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, परफेक्ट ऑर्डर क्रिस्टल लैटिस होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। तो क्या होता है कि जैसे ही एक पर्टिकुलर टेम्परेचर इसको मिलता है तो ये पूरा ऑर्डर क्या होता है, कोलैप्स कर जाता है। कोलैप्स मतलब पूरा बिखर जाता है, और बिखरने के बाद ये मेल्ट हो जाएगा। तो इसका क्या है कि जैसे ही एक टेम्परेचर मिलेगा इसका ऑर्डर्ड जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल ऑर्डर्ड फॉर्म में वो ब्रेक कर जाता है, कोलैप्स कर जाता है, तो वो तुरंत उसी टेम्परेचर में मेल्ट कर जाएगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में प्रॉपर्टी होती है कि इनका, इसीलिए इनका डेफिनेट और शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब अमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है कि इनका कोई परफेक्ट अरेंजमेंट होता नहीं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, बिखरे हुए होते हैं पहले से ही। तो टेम्परेचर आप देंगे तो थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में टूटेंगे, तो इनका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा। इनको टेम्परेचर आप बढ़ाते रहिए, धीमे 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 मेल्ट करेंगे। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड क्योंकि परफेक्ट होते हैं, ऑर्डर्ड होते हैं, तो ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में जाके बिल्कुल कोलैप्स करके शार्प मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं। तो इसमें भी कई क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बेसिक रिपीटेड यूनिट, बेसिक रिपीटेड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या कहते हैं। तो आपको पता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर में बहुत ही चीजें फिक्स्ड हैं क्रिस्टल में। ठीक है, अब इसकी जो यूनिट होती है एक एक, उस यूनिट को हम क्या कहते हैं। छोटे छोटे यूनिट का क्रिस्टल बना हुआ है तो क्या कहते हैं, उसे मोनोमर कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं, कि यूनिट सेल कहते हैं, तो एटम कहते हैं। तो क्रिस्टलाइज सेल का जो मोनोमर होता है उसे कहते हैं हम यूनिट सेल, स्पेसिफिक नेम उसका यूनिट सेल है। पॉलीमर्स जो है मोनोमर के बने होते हैं ना, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, जो पॉलीमर नहीं है क्रिस्टलाइन सॉलिड। और एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो ये ऑप्शन है, मॉलिक्यूल भी नहीं होगा, एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, मोनोमर भी नहीं होगा, मोनोमर पॉलीमर के लिए क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो स्पेसिफिक टर्म यूज होता है उसे कहते हैं यूनिट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन अमॉर्फस सॉलिड। तो मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के सॉलिड हैं, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। तो इसमें कौन सी चीज अमॉर्फस के लिए सही है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर इज प्रेजेंट, शॉर्ट रेंज ऑर्डर इज प्रेजेंट, कि देयर इज नो ऑर्डरली अरेंजमेंट, की कंप्लीट ऑर्डर इज प्रेजेंट एट लोअर टेम्परेचर। तो देखिए आपको पता है कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर, इसको याद रखिएगा, एमॉर्फस में शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, क्रिस्टलाइन में लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। इसी शॉर्ट रेंज की वजह से मैंने बताया था कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत बिखरा हुआ रहता है, धीमे धीमे मेल्ट करता है एमॉर्फस। लेकिन लॉन्ग रेंज ऑर्डर बिल्कुल ऑर्डर अरेंजमेंट क्रिस्टलाइन का बिल्कुल क्रैश कर जाता है एक मेल्टिंग पॉइंट पे। तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है एमॉर्फस सॉलिड में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा, कई क्वेश्चन से बनते हैं। स्टेनलेस स्टील क्या होता है, कौन सा एलॉय है, वैकेंट एलॉय है, इंटरस्टिशियल है, सब्स्टिट्यूशन है, कॉम्बिनेशन है। तो ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है वो बता रहा हूं, ये है कॉम्बिनेशन एलॉय। अब ये क्यों है, एलॉय का मतलब है दो चीज तीन चीज मिक्स करके जो चीज बनाई जाती है उसको हम एलॉय कहते हैं। अब क्या होता है कि स्टील बनता कैसे है कि जो आयरन लैटिस होती है इसकी, ठीक है, हमारे लिए आयरन लैटिस है, ये मैंने आयरन लैटिस बनाई, ठीक है, और इसके बीच का जो गैप है यहां मैंने जो इंटरस्टिशियल स्पेस है यहां मैंने कार्बन डाल दिया एज एन इम्प्योरिटी। तो ये क्या है, कार्बन है, क्या है बच्चों, कार्बन। और ये क्या है, एज एन इम्प्योरिटी मैंने ऐड किया है। क्वेश्चन देखिए ऐड होते जा रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसी में कुछ और पूछ लिया जाए। तो कार्बन ऐड हुआ एज एन इम्प्योरिटी, कहां ऐड हुआ, ऐड हुआ इंटरस्टिशियल स्पेस में, जो बीच के स्पेसेस हैं खाली
उसमें ऐड हुआ, तो इस वजह से इसको पहली बात तो इंटरस्टिशियल अलॉय कहना चाहिए। लेकिन अब कार्बन में क्या होता है, दो चीजें और रहती है, क्या होता है, निकल और क्रोमियम भी होता है। अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, तो क्या होता है, कहीं कहीं जो आयरन को हटा के हम वहां निकल और क्रोमियम डाल देते हैं, तो मिक्सिंग हो रही है आयरन में निकल और क्रोमियम की। तो ये जो निकल और क्रोमियम सब्सटीट्यूट करता है आयरन को लैटिस में, तो सब्सटीट्यूट करता है, इसलिए इसको सब्स्टिट्यूशन अलॉय भी कह सकते हैं। अब क्योंकि यहां पे ये इंटरस्टिशियल अलॉय सब्स्टिट्यूशन दोनों हो रहा है, इसलिए इसको कॉम्बिनेशन अलॉय कहेंगे। तो सही आंसर क्या है, एकदम एग्जैक्ट आंसर क्या है, कॉम्बिनेशन अलॉय। क्लियर। तो कार्बन कहां प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल स्पेस है, बीच में, एज एन इंप्योरिटी, इसलिए इसको इंटरस्टिशियल हम कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन भी हो रहा है क्योंकि निकल और क्रोमियम रिप्लेस कर रहा है आयरन को, ठीक है, तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन भी है। लेकिन क्योंकि दोनों चीज हो रही है, इसका बेस्ट टर्म है कॉम्बिनेशन अलॉय। नेक्स्ट देखते हैं, डायमंड क्या है, व्हाट इज डायमंड। अब ऑप्शन से ही आपको आंसर ढूंढना है, आपको डायमंड पता है हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है उसमें सही आंसर ढूंढना है। एज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि इलेक्ट्रोवालेंट सॉलिड है, कि कोवलेंट सॉलिड है, कि ग्लास है, क्या है डायमंड। डायमंड आप याद रखिए है कोवलेंट सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो अटैच्ड हैं किससे, कोवलेंट बॉन्ड से, किससे, कोवलेंट बॉन्ड से अटैच हैं, इस वजह से इसको कोवलेंट सॉलिड कहा जाता है। ऐसे ही ग्रेफाइट है, ठीक है, ग्रेफाइट, आपका ग्रेफाइट और आपका सिलिकन और आपका क्वार्ट्ज, ठीक है, तो ग्रेफाइट, सिलिकन, क्वार्ट्ज, डायमंड, ये सब क्या है, कोवलेंट सॉलिड है, क्योंकि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिसका ये बना हुआ है किससे अटैच है, कोवलेंट बॉन्ड से अटैच, इसलिए कोवलेंट सॉलिड कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कि द पॉइंट्स विच शो द पोजीशन ऑफ एटम्स इन क्रिस्टल आर कॉल्ड एज। ठीक है, तो एक कह रहा है कि ऐसे पॉइंट जो कि शो करते हैं कि एटम यहां पे प्रेजेंट है क्रिस्टल में, मैंने हिंदी में समझा दिया, कि ऐसे पॉइंट जो कि शो करें कि क्रिस्टल में पोजीशन ऑफ एटम को शो करते हैं, उनको क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं, क्रिस्टल पैरामीटर कहते हैं, ब्रेवाइस लैटिस कहते हैं, लैटिस पॉइंट कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है लैटिस पॉइंट, याद कर लीजिए, लैटिस पॉइंट शो करते हैं पोजीशन ऑफ एटम्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं, जैसे आप इजी वो अच्छे से कर ले। सो विच टाइप ऑफ सॉलिड क्रिस्टल्स, फिर बात हो रही है सॉलिड क्रिस्टल की, विल कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसा कौन सा सॉलिड क्रिस्टल है इन ऑप्शंस में से, सभी सॉलिड हैं जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो ऑप्शन यहां दिया हुआ है, आयनिक है, कोवलेंट है, मॉलिकुलर है, कि मेटालिक है, इसमें से कौन हीट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है मेटालिक, मेटालिक सॉलिड। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा इस वजह से जो मेटल्स का जो क्रिस्टल होता है ना, आपको पता भी होगा, मैं फ्री बता दे रहा हूं, उसमें क्या होते हैं, उसमें होते हैं कटाइंस, पॉजिटिवली चार्ज, और ये तो फिक्स रहते हैं, और ये इमर्ज रहते हैं किसमें, ये क्या है, सी ऑफ मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, सी है, पूरा समंदर है किसका, मोबाइल, मोबाइल मतलब मूविंग चीज का, किस चीज का, वैलेंस, क्या, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सी ऑफ मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, ये फ्री टू मूव है थ्रू आउट द स्ट्रक्चर। तो जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है तो इलेक्ट्रॉन जो है मूव करना शुरू कर देते हैं एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, इसलिए कंडक्शन होता है, हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का, सब इलेक्ट्रॉन के थ्रू हो जाता है। तो मेटल की खूबी यही होती है कि उसमें कैटाइंस जो है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि इमर्स्ड हैं, उसी में डूबे हुए हैं, और ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव है, इसलिए हीट भी कंडक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेंगे। ये इसका सही आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बहुत इजी है, मैं आपको बता भी चुका हूं, आपको सिर्फ समझना है। इसमें कह रहा है कि सॉलिड्स आर क्लासिफाइड एज, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, और ऐसे क्वेश्चन आने की चांसेस ज्यादा रहती हैं। सॉलिड्स आर क्लासिफाइड एज, सॉलिड्स क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन, आयनिक, की मेटालिक अमॉर्फस, की मॉलिक्यूलर कोवलेंट, की क्रिस्टलाइन अमॉर्फस। ठीक है, तो इसका सही आंसर मैं आपको बता चुका हूं कि सॉलिड को ऑन द बेसिस ऑफ विच, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बेसिस पे दो में क्लासिफाई किया गया, क्रिस्टलाइन में और अमॉर्फस में। सही आंसर क्या है, डी, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन क्या है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट वाले रेगुलर स्ट्रक्चर, ऑर्डर्ड, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अमॉर्फस क्या है, इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है और बहुत फिक्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, ठीक है, इसलिए फिक्स मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं होता, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। आपको पता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस कहते हैं इसको।
ठीक है, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, मेटालिक है, क्रिस्टल है, कोवलेंट क्रिस्टल है, कि आयनिक है, कि मॉलिक्यूलर है, तो आपको बताना है किस कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। याद रखिएगा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इसको ड्राई आइस कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं, ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल क्यों कहते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। इस वजह से कहते हैं कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ना, जिसका ये बना हुआ है, वो क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। वो क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इसके मॉलिक्यूल है, जो कि बॉन्डेड है, या तो वॉन्डरवॉल फोर्सेस होंगी, या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होंगे, या हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, जिसका ये बना हुआ है, वो क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का। क्या है वो, CO2। ठीक है, इस वजह से इसको मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं, और ये सभी कनेक्टेड है वॉन्डरवॉल फोर्सेस से होते हैं, या तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन से होते हैं ये बने। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, और ये अलग तरीके से पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई इलेक्ट्रिक एंड थर्मल कंडक्टिविटी। तो क्वेश्चन पहले समझा कीजिए, क्या क्या है, क्या रिस्पॉन्सिबल है इसमें से, किस चीज के लिए, इलेक्ट्रिकल और थर्मल क्या कंडक्टिविटी। आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटी के लिए, फ्री हाइड्रोजन आयंस की फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए। कैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में थर्मल कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होगा, जब एक एंड से दूसरे एंड मूव कर पाएगा तभी कंडक्शन हो पाएगा। ये कंडक्टिविटी की थ्योरी थी, चाहे इलेक्ट्रिकल हो चाहे थर्मल हो। तो इसके लिए मूवमेंट वाली चीज चाहिए, तो वो होता है फ्री एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि मेटल्स में होता है फ्री एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां होता है। तो इसका सही आंसर डी है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। आइए देखते हैं 13। एक ही अच्छा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है सब। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, दूसरा क्वेश्चन मेरा तुरंत आप सॉल्व कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल। कह रहा है मेटल की इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो आपको मेटल पता है क्या होता है, कैटायंस है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन में इमर्ज्ड है। तो मेटल में क्या नहीं होता, लस्टर मतलब जो चमक, डक्टाइल मतलब उसको आप वायर्स में डाल सकते हैं, मेलेबल पीट के उसको शीट बना सकते हैं, कि ब्रिटल। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या है, लस्चर होता है, डक्टिलिटी भी होती है, मेलेबिलिटी भी होती है, मेटल में ब्रिटल नहीं होती है। ठीक है, तुरंत ब्रेक नहीं कर जाएंगे, ब्रिटल स्ट्रक्चर नहीं होता मेटल में। लस्चर भी होता है, डक्टिलिटी भी होती है, मेलेबिलिटी भी होती है, और ये सब उसके स्ट्रक्चर की वजह से ही है, सब कुछ स्ट्रक्चर की वजह से। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ऑल्सो नोन एज जायंट मॉलिक्यूल्स। अब देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें से कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अमॉर्फस नहीं और सॉलिड भी। तो सॉलिड दो थे, अमॉर्फस क्रिस्टलाइन। अब क्रिस्टलाइन में एक ऐसा सॉलिड है जिसको हम जायंट मॉलिक्यूल कहते हैं। किसे कहते हैं, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड आयनिक सॉलिड है, कि कोवलेंट है, कि पोलर है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है, कि मेटालिक सॉलिड है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है कोवलेंट सॉलिड्स। जो कोवलेंट सॉलिड होते हैं ना, जाइंट मॉलिक्यूल होते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें लॉन्ग चेन होती है। किसकी, लॉन्ग चेन किसकी होती है, कोवलेंट बॉन्ड्स की। ठीक है, लॉन्ग चेन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे जो है कोवलेंट बॉन्ड्स एक के बाद एक बने रहते हैं, इसलिए कोवलेंट सॉलिड जाइंट मॉलिक्यूल होते हैं। ये हार्ड भी होते हैं लेकिन ब्रिटल होते हैं, तुरंत टूट सकते हैं। हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं, लॉन्ग चेन कोवलेंट बॉन्ड्स के बने रहते हैं, इसलिए इसको जाइंट मॉलिक्यूल कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, कि व्हाट डज द रेशियो, रेशियो मतलब समझ गए ना आप, ऐसे रेशियो रहता है, ऊपर कुछ दिखा नीचे कुछ दिखा है। स्पेस ऑक्यूपाइड बाय टोटल स्पेस डिनोट। तो लैटिस की बात हो रही है कि अगर स्पेस जितना ऑक्यूपाई किया हुआ है और नीचे टोटल स्पेस है, इसको रेशियो क्या कहते हैं, पैकिंग फैक्टर, पैकिंग एफिशिएंसी, पार्टिकल फ्रैक्शन, की आपका पैकिंग यूनिट। तो सही आंसर इसका है पैकिंग फैक्टर। स्पेस ऑक्यूपाइड, कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना स्पेस था, उसका रेशियो आपका कहलाता है पैकिंग फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है मेटलॉइड के बारे में। देखिए अच्छा क्वेश्चन, मेटलॉइड नया कॉन्सेप्ट आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होल्ड ट्रू फॉर मेटलॉइड। तो कह रहा है इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी ट्रू है, किसके लिए, इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी सही है, किसके लिए, मेटलॉइड की। तो आपको मेटलॉइड पहले पता होना चाहिए क्या है। मेटलॉइड क्या होते हैं, एक होता है मेटल और एक होता है नॉन मेटल। तो इसकी बीच की जो चीज होती है वो होती है मेटलॉइड। ठीक है, अब इसकी मेटलॉइड की खूबी क्या होती है, कि पहली बात तो ये नॉन मैलिएबल होते हैं, नॉन मैलिएबल, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, मैलिएबल मतलब शीट में नहीं बन सकते। फिर ये नॉन डक्टाइल भी होते हैं, डक्टाइल मतलब इनको तार में हम कन्वर्ट नहीं, वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। पुअर कंडक्टर होते हैं, क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन बेटर होते हैं नॉन मेटल्स के मुकाबले। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन में दिया हुआ है कि मेटलॉइड मेलेबल होंगे, तो मैंने बताया ये मेलेबल नहीं होंगे, ये मेटल की तरह शीट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। डक्टाइल होंगे, नहीं होंगे, तार में नहीं कन्वर्ट कर सकते। नॉन ब्रिटल मतलब हार्ड होंगे, नहीं, ये ब्रिटल होते हैं, टूट सकते हैं। लेकिन पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, तो ट्रू कंडीशन ये है। तो दीज आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन फिर भी बीच की होती है, नॉन मेटल बिल्कुल नहीं होते, लेकिन थोड़ा बहुत तो कंडक्ट करेंगे ना, इसलिए पुअर कहा है, नॉन कंडक्टर नहीं कहा है। तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मेटलॉइड होते हैं। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है फॉर अ मेटालिक क्रिस्टल। अब देखिए फिर क्वेश्चन आया मेटालिक क्रिस्टल, तो एक मेटल का क्रिस्टल है, विच बैंड डू द डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई। ठीक है, तो आपको पता है ना, बैंड होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, तो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है। अब यहाँ मेटल की बात हो रही है, ठीक है, तो मेटल तो कंडक्शन करता ही है, तो उनके जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, जो सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, वो कहाँ रहते हैं, कंडक्शन बैंड में होते हैं कि वैलेंस बैंड में होते हैं कि दोनों जगह होते हैं, ये ऑप्शन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पूछा है कंडक्शन बैंड में, वैलेंस बैंड में, दोनों जगह में, कि डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो डीलोकलाइज तो होते हैं, तो ऑप्शन होगा ही नहीं। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं कंडक्शन बैंड में, कंडक्शन बैंड में यहाँ पड़े रहते हैं, और इसी वजह से तुरंत ये कंडक्शन करता है। तो मेटल इसीलिए स्ट्रॉन्ग कंडक्टर, क्योंकि इसके डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट हैं। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड कह रहा है अ सब्सटेंस कंटेनिंग वन बैंड, a substance containing one band completely filled with electrons and other band completely empty but with the possibility of empty band become populated। क्या कह रहा है कि एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें दो बैंड है, एक है आपका कंडक्शन बैंड और एक है वैलेंस बैंड। अब ये कह रहा है कि एक बैंड तो भरा हुआ है इलेक्ट्रॉन से, जो कि वैलेंस बैंड है, और एक बैंड बिल्कुल खाली है, ये एम्प्टी है। लेकिन क्या होता है कि इसकी पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां बहुत जल्दी भर जाए। क्यों? क्योंकि यहां पे जो एनर्जी गैप है, समझिएगा, एनर्जी गैप है, ये बहुत ज्यादा नहीं, ये कम है। ज्यादा होता तो क्या होता, ये नॉन मेटल हो जाते, और नहीं होता तो क्या होता, मेटल हो जाते। लेकिन ये ऐसा है कि इसके बीच में एनर्जी गैप बहुत कम है, और यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, और जरा सा भी हीट मिली, कुछ मिला, तो ये कंडक्शन बैंड में जाके कंडक्ट करने लगेंगे। तो इसमें एनर्जी गैप कम होता है, उसे क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर। इसका सही आंसर क्या होगा, मेटल होगा नहीं, मेटल में तो सीधे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होते हैं, नॉन मेटल में तो जा ही नहीं पाते क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है। ये ऑप्शन भी नहीं होगा, तो सही आंसर है सेमीकंडक्टर। एनर्जी गैप कम है, तुरंत इलेक्ट्रॉन कुछ स्टिमुलेशन के बाद कंडक्शन बैंड में मूव कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आंसर क्लियर है आपका, कुछ भी क्वेश्चन आया। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होती है, इसका करेक्ट ऑर्डर क्या है। अब आपको मैग्नेटिक स्ट्रेंथ पता होने के पहले पता होना चाहिए मैग्नेटिक स्ट्रेंथ डिपेंड किस पे करती है। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक, तो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। जब आपको ये पता होगा तो आप कैलकुलेट कर लोगे। अब इसमें चार चीजें हैं, एक फेरस दिया हुआ है, एक कोबाल्ट दिया हुआ है, एक निकल दिया हुआ है, और एक कॉपर दिया हुआ है। इसमें ऑप्शन दे दिया आप किसकी ज्यादा है, तो आपको अगर पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। तो फेरस में 4 अनपेयर्ड है। ठीक है, अभी तो केमिस्ट्री है, इतना पता होना चाहिए आपको, या नहीं याद है पढ़ लीजिए। कोबाल्ट है 3 होता है, निकल में 2 है, और कॉपर में है 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे ज्यादा इसमें है तो सबसे ज्यादा इसकी होगी, फिर 3 है, उसके बाद 2, फिर 1। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सबसे ज्यादा फेरस की होगी, कोबाल्ट, फिर निकल, कॉपर, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 3 2 1 4 3 2 1 के रेशियो में प्रेजेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत कुछ इसमें आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट है इसमें। क्या है कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है द सब्सटेंसेस दैट गेट्स वीकली मैग्नेटाइज्ड, वीक, कुछ टर्म पकड़िए, वीकली मैग्नेटाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो वीकली मैग्नेटाइज्ड हुए। फिर क्या पूछा, टेंड टू मूव फ्रॉम रीजन फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, कुछ क्या कहते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो वीकली मैग्नेटाइज होते हैं, कब, जब उनमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाए और वो मूव करते हैं वीक से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो उनको क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिक कहते हैं, पैरामैग्नेटिक कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक कहते हैं, नन ऑफ द अबव कहते हैं। देखिए इसका सही आंसर पहले बताता हूँ क्या होता है। सही आंसर है पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक वो सब्सटेंसेस हैं जो कि वीकली मैग्नेटाइज होते हैं एक्सटर्नल फील्ड में और मूव करते हैं रीजन फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ये तो इसका आंसर हो गया। अब कॉन्सेप्ट समझ लीजिए,
तीन चीजें होती हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। डिफरेंस क्या है समझिएगा, ठीक है। आपका जो पैरामैग्नेटिक होते हैं, पहले पैरामैग्नेटिक की बात करते हैं। इसका एग्जांपल ले लिए, इसका एग्जांपल है जैसे एल्युमिनियम और प्लैटिनम। मैंने दो एग्जांपल लिया, एल्युमिनियम और प्लैटिनम। अब इसमें क्या होता है कि इस वाले में एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होगा? एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। वन इलेक्ट्रॉन, एटलीस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जब इन पे जब मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाती है ना, क्या लगाएंगे? मैग्नेटिक फील्ड। तो इनकी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हटाएंगे वैसे ही वो क्या होती है? डिसअपियर हो जाती है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि ऐसे कौन से सब्सटेंसेस जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लगाओ तो वो मैग्नेटिक फील्ड रिटेन करते हैं, लेकिन जैसे ही हटाओ तो डिसअपियर कर जाते हैं, वो होते हैं पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक क्या हो गए? ये वो सब्सटेंसेस हो गए जिनमें एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, और इनमें जब मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाती है तो वीकली मैग्नेटाइज होते हैं, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आप हटाएंगे वैसे ही मैग्नेटिज्म चला जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी होगी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। एग्जांपल बता दिया मैंने इसका, एल्युमिनियम, प्लैटिनम। अब दूसरे तो डायामैग्नेटिक। अब डायामैग्नेटिक के साथ क्या केस है? डायामैग्नेटिक के साथ ये है कि इनमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। देखिए सब खेल इलेक्ट्रॉन का है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड आप लगाएंगे तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ये रिपेल करते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, रिपेल करने लगते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है? सिल्वर और गोल्ड। जैसे सिल्वर और गोल्ड हो गए, अब इन लोग क्या हो, ये लोग रिपेल करते हैं, ठीक है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो ये उल्टा भागेंगे, तो क्या होता है? ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो एक क्वेश्चन हो गया कि ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं, दूसरा रिपेल करते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता नहीं, गोल्ड इसका एग्जांपल है, और इनको मैग्नेटिज्म नहीं डेवलप होता है, डायमैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक बता दिया था। फेरोमैग्नेटिक क्या है? फेरोमैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत है, जैसे आयरन है, निकल है, आयरन है और निकल है। इन पे जब मैग्नेटिक फील्ड लगती है ना तो ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड जब हटती है ना तो इनका मैग्नेटाइजेशन जाता नहीं है, जैसे पैरामैग्नेटिक में चला जाता था। तो फेरोमैग्नेटिक ऐसे हैं जिनका मैग्नेटिज्म रिटेन होता है मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी, और पैरामैग्नेटिक का मैग्नेटिज्म चला जाता है, लेकिन फेरोमैग्नेटिक में मैग्नेटिज्म रिटेन रहता है मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी। और एक चीज फाइनल बता दूं कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है ये पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो सकते हैं। कब? जब इनको हीट किया जाए, मतलब एक क्यूरी पॉइंट होता है, क्यूरी पॉइंट, ये क्वेश्चन याद कर लीजिए, क्यूरी पॉइंट। फिर से लिख दे रहा हूं मैं, यहां लिख देता हूं, क्यूरी पॉइंट होता है, ठीक है, क्यूरी पॉइंट होता है। क्यूरी पॉइंट पे पहुंचने के बाद कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक, ये क्या हो जाता है? ये फेरोमैग्नेटिक कन्वर्ट हो जाता है पैरामैग्नेटिक में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हो गया, क्यूरी पॉइंट वो है, वो पॉइंट है जहां पे फेरोमैग्नेटिक टेम्परेचर, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। तो फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली मैग्नेटिक होते हैं, पैरामैग्नेटिक वीकली मैग्नेटिक, और डायमैग्नेटिक होते ही नहीं मैग्नेटिक, ठीक है। तो ये है फ्रेंड्स हमारे आपके तक के क्वेश्चन, हम नेक्स्ट वीडियो तुरंत लाने वाले हैं। और हमारे चैनल से सब्सक्राइब कर लिए। कोई कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम चाहते हैं आपसे डिस्कशन हमारा होता रहे। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल एग्जामिनेशन। सब्सक्राइब कर लिए। थैंक